हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 17 सितंबर 2021। तो 17 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अब वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाए तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी को हमारे तरफ से तथा नेक्स्ट इंडिया की तरफ से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह कल ही के दिन यानी 16 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे संरक्षित के लिए समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक हिस्से से बचाती है। इस प्रकार ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है। 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमारे भोजन और टिक्कों को ठंडा रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित किया गया था। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन में औपचारिक रूप से दिया गया था, जिसे 22 मार्च 1985 को 28 देशों द्वारा अपनाया गया और हस्ताक्षर किया गया था। तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते आ जा रहा है। शॉर्ट में इसे विश्व ओजोन दिवस कहा जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एससीओ अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग लिया है? तो भारतीय थल सेना ने भाग लिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारतीय सैन्य दल जिसमें 200 कर्मियों का संयुक्त बल शामिल है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राज्यों के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन यानी पीसफुल मिशन 2021 में भाग ले रहा है। अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 रूस तथा दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेंजबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। 2021 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन का 6वां संस्करण शुरू किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और सैन्य नेताओं को बहुराष्ट्रीय सैन्य टुकड़ियों को कमान देने की क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास एससीओ देश के सशस्त्र बलों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होगा। यह अभ्यास एससीओ राष्ट्र के सशस्त्र बलों को बहुराष्ट्रीय और संयुक्त वातावरण के शहरी परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करेगा। भारतीय वायुसेना के 38 कर्मियों को शामिल करने के लिए 200 कर्मियों के सभी हथियारों से संयुक्त बल से युक्त भारत सैन्य दल शांतिपूर्ण मिशन 2021 अभ्यास में भाग ले रहा है। भारतीय दल को 2 IAL 76 विमानों द्वारा अभ्यास क्षेत्र में शामिल किया गया था। उसके जाने के पहले दस्ते ने दक्षिण पश्चिम कमान यानी कि साउथ वेस्ट कमांड के तत्वावधान में प्रशिक्षण और तैयारी की जा चुकी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में UNCTAD के 2021 में UNCTAD ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना लगाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 7.2 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने भारत की आर्थिक विकास दर को 2020 में 7% के संकुचन के मुकाबले 2021 के लिए 4 साल के उच्च स्तर 7.2% पर रहने का अनुमान लगाया है। इस दर पर भारत चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगी, जिसके 8.3% बढ़ने का अनुमान है। गणना 2015 में GDP पर स्थित डॉलर पर आधारित है।
तो यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म हम लोग जान लिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में रहने का अनुमान लगाया गया है 7.2%। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल्दी भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस माह में करेगा? तो दोस्तों यह आयोजन नवंबर में किया जाने वाला है। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन भारत 19 और 20 नवंबर 2021 को नालंदा बिहार में नव नालंदा महाविहार परिसर में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR का आयोजित किया जा रहा अकादमिक सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम बन जाएगा। भारत, जिसमें तेलंगाना, सारनाथ, गंगोटक और धर्मशाला, और विदेशों जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन क्षेत्रीय सम्मेलन की रिपोर्ट उद्घाटन वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। अब जान लेते हैं इस सम्मेलन के बारे में। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन बौद्ध गतिविधियों जैसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, संगोष्ठी, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख जैसे त्योहारों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बढ़ावा देकर भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाने पर केंद्रित है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार जो 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जाएगा, जिसमें $20,000 करीब 14.7 लाख रुपए का नगद इनाम, एक पट्टिका और एक स्वर्ण पदक मढ़वाया हुआ पदक होगा, जो 21 नवंबर को यानी 19 और 20 नवंबर को जो नालंदा बिहार में आयोजन हो जाएगा, उसके बाद 21 नवंबर को दिया जाएगा दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आज जान लेते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुई थी, और आज जोड़ लिए उनकी जितना 50, 20, 70, 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शिक्षा में भारत की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है यानी कि IIT बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च की है, जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। प्रोजेक्ट उड़ान एक दान आधारित परियोजना, एक एंड टू एंड पारिस्थितिकी तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट उड़ान इंजीनियरिंग पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री और उच्च शिक्षा के सभी मुख्य विषयों का वांछित भाषा में अनुवाद करने के लिए एक AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करता है, जो इस पर डोमेन और भाषाई विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा मैनुअल रूप से काम करने वाले समय के छठे हिस्से में लिया जाता है। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि IIT बॉम्बे ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट उड़ान शुरू की है। प्रोजेक्ट उड़ान किया है उसके बारे में भी हम लोग जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट IRASTE का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना IRASTE मतलब कि आई रास्ते का शुभारंभ किया है। परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है। आई रास्ते का मतलब प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से। तो हम लोग जान लिए इस AI आधारित सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यहाँ पर इस परियोजना के बारे में डिटेलिंग से दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शून्य नामक एक अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान नीति आयोग ने शुरू किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉक माउंटेन इंस्टीट्यूट यानी कि RMI और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य नामक एक अभियान शुरू किया है। अभियान शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV को
अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वस्थ पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ता प्रदान करेगा। अब बात हुई है नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इस नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं तथा नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री है, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तथा नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठन हुई थी, लेकिन इसके पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करती थी। अब चलते हैं, इतना बात जान लिया हम लोग नीति आयोग के बारे में तथा जीरो पोल्यूशन डिलीवरी आर हेयर इसका थीम रहा है, इसके बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है? तो यह CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र टाटा स्टील ने चालू किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। CCU प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन ने कंपनी के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया है। अब बात हुई टाटा स्टील के बारे में, तो टाटा स्टील के बारे में जान लेते हैं। टाटा स्टील की स्थापना 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। टाटा स्टील के संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में मुंबई में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है? तो यह टाइम पत्रिका द्वारा अनावरण किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली यानी कि द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रतीक, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव प्रवर्तनकर्ता। एक वैश्विक सूची में है जिसमें शामिल है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ड्यूक एंड डचेस ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेघन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरदार। इस सूची में टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, रूसी विपक्षी कार्यकर्ता अलेक्सी नवलनी, संगीत आइकन ब्रिटनी स्पीयर्स, एशियाई प्रशांत नीति और योजना परिषद के कार्यकारी निदेशक मंजूषा पी कुलकर्णी, एप्पल CEO टिम कुक, अभिनेता केट विंसलेट और पहली अफ्रीका और विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली महिला नागोजी अंकोजो इवियाला भी शामिल है। तो इतने लोग इस 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं तथा आधार पूनावाला तीनों के तीनों शामिल है इसमें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने वाला स्पेस एक्स है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार इंस्पिरेशन 4 का चालक दल पूरी तरह से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कक्षीय उड़ान अब आधिकारिक तौर पर कक्षा में है। स्पेस एक्स रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन बिताएंगे। अब बात हुई स्पेस एक्स तथा नासा के कैनेडी से स्पेस सेंटर से भेजा गया, तो नासा के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्पेस एक्स एक एरोस्पेस कंपनी है। इसके फाउंडर है इलोन मस्क। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। CEO भी इसके इलोन मस्क की हैं तथा इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। इसका रेवेन्यू अभी $200 करोड़ USD 2018 के अनुसार है। इसका सब्सिडरी है स्वाम टेक्नोलॉजी तथा इस टाइप ऑफ बिजनेस किस प्रकार का बिजनेस है, तो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है एक। अब जान लेते हैं नासा के बारे में।
नासा, नासा एक गवर्नमेंट एजेंसी है। यह है नासा का लोगो। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ यूएस फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि यूएस फेडरल गवर्नमेंट का एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके फाउंडर्स थे ड्वाइट डी आइज़नहोवर। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को यूएसए में की गई थी। इसके कई सब्सिडीज है, जैसे कि नासा, जॉनसन स्पेस सेंटर, अन्य कई सब्सिडीज है। इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है स्टीव ज्यूक्रिज तथा बिल नेल्सन के द्वारा। तो इतना बात हम लोग जान लिए स्पेसएक्स तथा नासा के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च करने वाला इन्फोसिस कंपनी है, यानी कि ऑप्शन है इसका सही जवाब है। अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श के एक वैश्विक नेता इन्फोसिस ने B2B और B2C खरीदारों के लिए हाइपर सेगमेंटेड व्यक्तिगत ओमनी चैनल वाणिज्य अनुभवों को सुरक्षित रूप से वितरित करने में उद्यमों को मदद करने के लिए इन्फोसिस इक्विनॉक्स लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म भविष्य से तैयार आर्किटेक्चर उद्यमों के लिए अद्वितीय माइक्रो सर्विसेज और पूर्व निर्मित अनुभवों को चुनने के लिए अभूतपूर्व लचीलापन प्रदान करता है, जो क्यूरेटेड डिजिटल यात्रा का निर्माण करके उनके डिजिटल वाणिज्य को बढ़ाते या इसे कुछ ही हफ्तों में लॉन्च करते हैं। अब बात हुई है इन्फोसिस के बारे में, तो जान लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की सीईओ हैं सलील पारेख। यह एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है। इसका वेबसाइट है infosys.com। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तथा इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में की गई थी। इसके कई फाउंडर्स थे, जैसे कि NR नारायण मूर्ति, नंदन निकेलनी, यहाँ पर दिया हुआ है। सभी फाउंडर्स के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विदेशी कार निर्माता ने भारत से बाहर निकलने वाली नवीनतम कंपनी बन गई है? तो दोस्तों यह ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स कंपनी भारत में कार बनाना बंद कर देगी और पुनर्गठन शुल्क में लगभग $2 बिलियन का रिकॉर्ड बनाएगी, जो उस देश के महत्वपूर्ण रूप से वापस आ जाएगी जहां पिछले प्रबंधन ने अपने 3 सबसे बड़े बाजार में एक बन गया था। फोर्ड चौथी तिमाही तक गुजरात में एक असेंबली प्लांट, साथ ही चेन्नई में वाहन और इंजन निर्माण संयंत्रों को अगले साल की दूसरी तिमाही तक बंद कर देगा। तो यह न्यूज आई है फोर्ड के द्वारा कि फोर्ड भारत से निकलने वाली कंपनी नवीनतम अमेरिकी कार निर्माता बन गई है। मतलब कि नवीनतम अमेरिकी कार निर्माता कंपनी है जो कि फोर्ड मोटर्स भारत से बाहर निकल जाएगी। अब बात हुई है फोर्ड के बारे में, तो फोर्ड के बारे में जान लेते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी के सीईओ हैं जिम फॉर्ले। इसके संस्थापक यानी फोर्ड मोटर्स के सह संस्थापक है हेनरी फोर्ड। इस कंपनी की स्थापना 16 जून 1903 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय है मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। तो इतना बात हम लोग जान लिए फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में। यह एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। फोर्ड गो फॉर्च्यूनर इसका मोटो है। फोर्ड, यह है फोर्ड का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही कहां 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख का सम्मेलन शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है, यानी कि दिल्ली में। भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण भारतीय सेना के सेवारत और पूर्व सेना अध्यक्षों की एक सभा 16 से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण नेपाली सेना के पूर्व प्रमुखों को दिया गया निमंत्रण होगा, जो भारतीय सेना के प्रमुख भी होंगे। इस कॉन्क्लेव के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बात हुई है दिल्ली के बारे में, तो हम लोग दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। यह है दिल्ली, एक छोटा सा यूटी हरियाणा के बगल में। न्यू दिल्ली यहाँ का राजधानी है। अनिल बैजल यहाँ का उपराज्यपाल है तथा अरविंद केजरीवाल यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। 7 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है तथा 70 कुल विधानसभा सीट है। यहाँ का एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क, फेमस नेशनल पार्क है। यह एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए, यूके और किस देश ने नई साझेदारी ऑकस की घोषणा की है? तो यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया ने की है यूएसए तथा यूके के साथ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए नई
त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की नई साझेदारी की घोषणा की है। त्रिपक्षीय समूह की औपचारिक रूप से घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण से की है। अब जान लेते हैं इस ऑकस के बारे में। ऑकस की पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण करने में मदद करेगी। तीनों राष्ट्राध्यक्ष ने अपने सहयोगियों और समूहों के साथ ऑकस के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के अपने इरादे की पुष्टि की, जिसमें मॉरिसन और बाइडेन द्वारा क्वाड का उल्लेख किया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सीबीआईसी। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सीबीआईसी ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। इससे बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में भी आसानी होगी। अब जान लेते हैं इस हवाई अड्डे के बारे में। कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे पिछले फरवरी में डीजीसीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था। अगस्त में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने 21 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए हवाई अड्डे के लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी थी। लाइसेंस 21 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन 21 फरवरी 2023 तक इसे बढ़ा दी गई है। अब बात हुई है सीबीआईसी के बारे में, तो सीबीआईसी के फुल फॉर्म तो हम लोग जान लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सीबीआईसी के अध्यक्ष है अजीत कुमार तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। तो दोस्तों यह था आज का 15 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन। हम लोगों ने डिटेलिंग से आज इस प्रश्न का निचोड़ कर लिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न यानी कि कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 में किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है? यानी कि द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट। आशा करता हूं आप कल के इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अच्छी तरह से दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन आप इस सभी प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से दे रहे होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को भी जवाब आप अच्छी तरह से दें पर डे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 11 सितंबर को सेकेंड सैटरडे के दिन। सेकेंड सैटरडे इस बार 11 सितंबर को पड़ा है। तो द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया है 11 सितंबर को, यानी दूसरा शनिवार के दिन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच दीज ऑफ दिस प्लेसेज। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस राज्य के किस जगह पर यह किया गया है उद्घाटन। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।